हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th अध्याय 8 अनुक्रम तथा श्रेणी का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न 26 से लेकर 30 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 21 से लेकर 25 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26, इसमें बोला जा रहा है कि ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो यहाँ पर हमें दो संख्याएं हमें निकालना है। ऐसे दो संख्या जो 3 और 81 के बीच में हमें रखना है। इस तरीके का हमने एग्जाम्पल किया था। सेम तरीके से हमें इसको भी सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है कि ऐसी दो संख्या जो 3 और 81 के बीच में रखना है। तो यहाँ पर 3 और 81 के बीच में हमें दो संख्याएं रखनी है। तो ऐसी दो संख्या जो 3 और 81 के बीच में रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो यहाँ पर जो प्राप्त ये अनुक्रम है, ये हमारा क्या है, जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है। तो ये हमारा पहला पद है, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद है। तो ये क्या है, हमारा पहला पद मतलब ए है। और यहाँ पर ये क्या है, हमारा चौथा पद है। तो A4 इक्वल टू क्या है, 81 है। AN के जो फार्मूला है, AN इक्वल टू AR की पावर n माइनस 1। तो चौथा पद है, तो इसको अगर इस फार्मूले से खोला जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AR की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 81 आ जाएगा। तो AR की पावर 3 हो जाएगा इक्वल टू 81। अब यहाँ पर A क्या है, 3 है प्रथम पद। तो 3 R की पावर 3 बराबर 81, R की पावर 3 इक्वल टू 81। और ये 3 गुणे में है तो इक्वल के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको डिवाइड किया जाएगा 3 से, 3 दूनी 6, 7 8 और 2 बचा, 3 7 21। तो R की घात 3, R क्यूब क्या आ गया है, 27 आ गया है। अब यहाँ पर 27 है, तो किस संख्या को 3 बार गुणा किया जाए कि 27 आ जाए। 3 3 9 27, मतलब 3 की घात 3 का जो मान है 27 है। तो R की घात 3, तो इसमें दोनों की घात सेम है। इसका मतलब R का मान कितना आ गया है, 3 आ गया है। R का मान पता है हमें, A का मान पता है। अब हमें A2 और A3 मतलब दूसरा पद और तीसरा पद हमें निकालना है। तो A2 इक्वल टू क्या होता है, AR। वैल्यूज़ को रखेंगे, A यहाँ पर 3 है, R यहाँ पर 3 है, तो 3 3 9 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, द्वितीय पद है। अब तृतीय पद क्या हो जाएगा, तृतीय पद A R की पावर यहाँ पर 3 माइनस 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारा तृतीय पद है। A यहाँ पर 3 है, R यहाँ पर 3 की घात 2। अब यहाँ पर 3 गुणा 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और 81 के बीच में हमें क्या रखना है, ऐसी दो संख्या हमें रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः दो संख्या यहाँ पर क्या है, 9,27 जो 3 और 81 के बीच में हमें रखना है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 27 में क्या बोला जा रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य हो। यहाँ पर ये जो चीज़ दिया हुआ है, ये क्या है, a तथा b के बीच गुणोत्तर माध्य है। जो चीज़ें दिया हुआ है, ये a और b के बीच गुणोत्तर माध्य है। तो यहाँ पर हमें n का मान निकालना है। तो प्रश्न में दिया है कि यहाँ पर a तथा b का जो गुणोत्तर माध्य है, ये क्या है, a और b के बीच का गुणोत्तर माध्य है। अब यहाँ पर गुणोत्तर माध्य का जो फार्मूला होता है, गुणोत्तर माध्य का फार्मूला होता है, अगर a और b का गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, a और b का जो गुणोत्तर माध्य हो जाएगा रूट a b हो जाएगा। ये फार्मूला है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रूट a b। a तथा b का गुणोत्तर माध्य फार्मूले से यहाँ पर रूट a b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इसके साथ गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट a b और यहाँ पर a की पावर n प्लस b की पावर n,
इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, ए की पावर रूट है बी की पावर रूट, मतलब ए की पावर 1/2 और बी की पावर 1/2 है, और ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पर अंदर गुणा किया जाएगा तो ए की पावर n है, यहाँ पर ए की पावर 1/2 है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर 1/2 प्लस n और यहाँ पर b की पावर 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये वाला प्लस आ जाएगा, b की पावर n है, ये पूरा चीज़ अब b की पावर n से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर a की पावर 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर b की पावर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस n हो जाएगा इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 प्लस बी की पावर n प्लस 1 एज इट इज़ हमें लिखना है। अब यहाँ पर ए की पावर n प्लस 1 है और n में प्लस 1 है, यहाँ पर भी क्या है ए की पावर n प्लस 1/2 है, मतलब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर आधा है, n प्लस 1/2 मतलब हाफ, यहाँ पर n प्लस 1 है। इसका मतलब इसको हम इसके साथ लिखेंगे और यहाँ पर b की पावर n प्लस 1 है, यहाँ पर b की पावर n प्लस हाफ है, तो इसको हम इसके साथ लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें भी b की पावर 1/2 है, तो यहाँ पर इसको हम किसके साथ रखें, यहाँ पर भी a की पावर 1/2 है, ये भी a वाला टर्म है, ये a का टर्म है, इसमें भी है, इसमें भी है, b का टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसको किसके साथ हमें एक साथ रखना है। यहाँ पर n प्लस समथिंग है, यहाँ पर इसमें भी n प्लस हाफ है, मतलब समथिंग है, तो इसको हमें इसके साथ रखना है। और यहाँ पर b की पावर n प्लस 1 है, यहाँ पर भी n के साथ प्लस मतलब हाफ है, तो इसको हमें इसके साथ रखना है। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर a की पावर 1/2 प्लस n और b की पावर 1/2 है। अब ये वाला जो टर्म है इसके साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में a की पावर n प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर क्या है b की पावर n प्लस 1 है और ये चीज़ इक्वल के इधर आएगा, तो यहाँ पर a की पावर 1/2 b की पावर हाफ प्लस n हो जाएगा। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ पर कॉमन क्या लेना है, यहाँ से अगर हम कॉमन ले a की पावर n और यहाँ पर क्या है हाफ है, यहाँ पर 1 है, तो a की पावर 1/2 प्लस n अगर कॉमन लिया जाएगा, यहाँ से अगर कॉमन लिया जाएगा तो ये पूरा टर्म कॉमन आ गया, तो ये बचा हुआ है b की पावर 1/2 बचा हुआ है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, यहाँ पर a की पावर n बाहर निकल गया है और यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर ये हाफ है मतलब आधा है, तो यहाँ पर आधा बचा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर a की पावर 1/2 बचा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर यहाँ से हम b की पावर 1/2 प्लस n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से b की पावर 1/2 प्लस n अगर कॉमन लिया जाएगा तो यहाँ से हाफ b की पावर n तो बाहर निकल गया है और यहाँ से हाफ निकल गया है, तो b यहाँ पर हाफ बचा हुआ है, मतलब b की पावर 1/2 बचा हुआ है और यहाँ पर माइनस ये पूरा चीज़ बाहर है, तो यहाँ पर क्या बचा हुआ है a की पावर 1/2 ही बचा हुआ है। तो दोनों के अंदर अगर देखा जाए, दोनों के अंदर क्या है b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, b की पावर b की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a की पावर 1/2 प्लस n इक्वल टू b की पावर 1/2 प्लस n बचा हुआ है। अब इसमें से ये इस चीज़ को हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में मतलब अपॉन में ले लेंगे, क्योंकि ये जब इक्वल के इधर आएगा, ये जो चीज़ है अगर इक्वल के इधर आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 के मल्टीप्लाई में, तो इसको अगर हम इक्वल के इधर लेंगे तो ये गुणे में है, तो ये अपॉन में आ जाएगा, तो a की पावर 1/2 प्लस n अपॉन b की पावर 1/2 प्लस n इक्वल टू 1 बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 का मतलब किसी भी जैसे कि यहाँ पर a की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है, मतलब कोई भी चीज़ हो उसके पावर में 0 उसका मान क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर a अपॉन b के पावर में है, तो यहाँ इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं a की पावर 1/2 प्लस n अपॉन b की पावर 1/2 प्लस n इक्वल टू a अपॉन b, यहाँ पर भी a अपॉन b है तो यहाँ पर भी a अपॉन b
का होल पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इसका होल पावर हम ऐसे लिख सकते हैं a/b का होल पावर क्या है, दोनों सेम है तो n/2 1/2 प्लस n दोनों में है तो होल पावर लिख लेंगे। और यहाँ पर a/b का होल पावर क्या है, 0। दोनों का यहाँ पर a/b कॉमन है, मतलब सेम है, तो इसके घातों की तुलना कर देंगे तो यहाँ पर 1/2 प्लस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n का मान निकालेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2 इक्वल की तरह आएगा तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या निकालना था, इसमें हमें निकालना था कि n का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए a और b का गुणोत्तर माध्य यहाँ पर गिवन था। तो इसमें n का मान क्या है, 1/2। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 28 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 28 में दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, तो दर्शाइए कि 3 + 2√2 अनुपात 3 - 2√2 के अनुपात में है। तो यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ये प्रश्न में दिया हुआ है और इसको हमें दर्शाना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पर संख्याएं नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे कि माना दो संख्या यहाँ पर a तथा b है और यहाँ पर क्या है, a बड़ा है b से, ये चीज़ है। अब इसमें प्रश्न में दिया क्या है, दिया है दो संख्या का योगफल, मतलब a + b, दो संख्या का योगफल उसके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। 6 गुणा गुणोत्तर माध्य। तो दो संख्याओं का जो गुणोत्तर माध्य होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट, अगर दो संख्याएं a और b है तो उनका गुणोत्तर माध्य हो जाएगा √a/b और इसमें a + b आ जाएगा। यहाँ पर दो संख्या a और b का जो योगफल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 गुणा गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है, दो संख्या है तो दो संख्या का गुणनफल और उसका रूट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये चीज़ हमारा प्रश्न में जो चीज़ दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने लिख लिया है। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसमें यहाँ पर a + b बराबर 6√ab, ये हमारे प्रश्न में दिया है। अब हम यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर -4ab। ऐसा होता है। इसको अगर हम खोलें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये a - b का होल पावर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, यहाँ पर हमें अनुपात निकालना है और यहाँ पर संख्याएं नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हमें इस तरीके से ही सॉल्व करना होता है। यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a + b हमें मिल गया है और यहाँ पर हम अगर किसी भी तरीके से a - b लेकर आए तो उसको सॉल्व अगर हम करेंगे तो a और b का मान निकल जाएगा, फिर हम अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको यहाँ पर सॉल्व किया जाए, यहाँ पर साइड में ये रफ का काम है, तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² -2ab। ये किसके इक्वल है, a + b का होल स्क्वायर -4ab। तो a + b का होल स्क्वायर भी खोलते हैं यहाँ पर, तो a² + b² + 2ab है और माइनस का 4ab है। तो a² + b² यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस का 2ab ही बचेगा। 4 में से 2 गया 2 और बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर माइनस, तो दोनों इक्वल आ रहा है, a² b² -2ab इक्वल आ रहा है। तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ पर a + b का मान क्या है, √6√a भी है, इसमें हम रखेंगे a - b एज इट इज़ आ जाएगा। a + b के जगह पे हम 6√a भी रख सकते हैं और यहाँ पर होल स्क्वायर, ओनली इसके जगह पे इसका मान हमने रखा है होल स्क्वायर माइनस का 4ab। यहाँ पर लिखेंगे हम, समीकरण 1 से आया है, समीकरण
1 से। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो 3 6 छंग 36 और रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ए बी आ जाएगा। और यहाँ पर 4, यहाँ पर माइनस है ए बी, और यहाँ पर है ए माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ से 26 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32 ए बी इस तरीके से। और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर इक्वल किधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 ए बी का होल रूट आ जाएगा। यहाँ पर 32 को कैसे लिख सकते हैं 16 दूनी 32। ए बी हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि इसको हमें रूट से निकालना है, जो संख्या है उसको हमें रूट से निकालना है। तो 4 चक्कू 16 हो जाता है, तो यहाँ पर 4 निकल जाएगा। और इसमें बचा क्या है 2 रूट और ए बी, अलग अलग रूट हमने इसको ले लिया है। यहाँ पर क्या है हमारा ए माइनस बी। यहाँ समीकरण 1 में a प्लस बी का मान ये है, समीकरण यहाँ पर a माइनस बी का मान हम इसको सॉल्व करके लेके आए हैं। तो ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, नहीं इन दोनों को हमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अगर हम प्लस करेंगे तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और a का मान निकल जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर a तथा b, यहाँ पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा समीकरण 1 और 2 को हमें अगर जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू क्या है 6 रूट ए बी, और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 4 रूट ए बी। इनको हमें क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद यहाँ पर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ऐसे अगर ना लिखें हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में हमें जोड़ना है, दायां पक्ष को दायां पक्ष जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर a माइनस बी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू में, दोनों में इक्वल टू है तो इक्वल टू हम लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है 6 रूट ए बी है प्लस यहाँ पर है 4 रूट 2 ए बी रूट में। इस तरीके से भी हम इसको जोड़ सकते हैं। अब ऐसे अगर समझ ना आए तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, बाएं पक्ष को हम ऐसे जोड़ेंगे, दाएं पक्ष को हम ऐसे जोड़ेंगे। माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया। यहाँ पर a कितने बार है 2a है। अब यहाँ पर दोनों में क्या है रूट ए बी कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा यहाँ से रूट ए बी अगर कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4 रूट 2 बचेगा। ए का मान निकालेंगे तो रूट ए बी और यहाँ से 6 प्लस 4 रूट 2 बट्टा 2 हो जाएगा। ये जो 2 गुणे में है इक्वल के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो रूट ए बी मल्टीप्लाई 2 अगर कॉमन लेंगे तो 2 3 6 तो 3 आ जाएगा। 2 दूनी तो यहाँ पर 2 रूट 2 अपॉन में यहाँ पर 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट ए बी ऐसे हो जाएगा और अंदर 3 प्लस 2 रूट 2। ये हमारा क्या है ए, ये हमने क्या निकाल लिया है ए का मान हमने निकाल लिया है। तो इसको हम करेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो इसमें तो ये हमारे ए का मान निकल गया। अब हम बी का मान निकालेंगे, तो बी का मान निकालने के लिए समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो समीकरण 1 क्या है a प्लस बी, बी क्या है यहाँ पर
a माइनस बी। ये हमारा समीकरण 1 है और ये है 2। इन दोनों को क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर है a माइनस बी, तो बीच में माइनस लगा देंगे, a माइनस बी हो जाएगा। दोनों के बीच में माइनस होना चाहिए। इक्वल टू इसमें क्या है 6 रूट ए बी, बीच में क्या है माइनस है, इतना आ जाएगा 4 रूट 2 रूट ए बी, इस तरीके से आ जाएगा। अब जब इनको खोलेंगे a प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ से हम रूट ए बी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट ए बी अगर कॉमन आ जाएगा 6 माइनस 4 रूट 2, इस तरीके से अंदर बचेगा। यहाँ से प्लस ए माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ पर क्या है बी है, तो 2b इक्वल टू रूट ए बी, यहाँ पर 6 माइनस 4 रूट 2 ऐसे आ जाएगा। अब ये जो 2 है, ये 2 इक्वल के जब इधर आएगा तो बट्टे में, मतलब गुणे से यहाँ पर इक्वल के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी इस तरीके से है। यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 अगर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसलिए कॉमन लेंगे। 2 तिया 6, यहाँ पर क्या है 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर रूट 2 अपॉन में यहाँ पर ये जो 2 है ये बट्टे में आ जाएगा। तो b का मान ये निकल गया है। 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ए बी, और यहाँ पर 3 माइनस 2 रूट 2, ये हमारा क्या है b का मान है। अब हम क्या करेंगे a अपॉन बी, ये हमारा समीकरण नंबर 4 आ गया है। हमें क्या निकालना है a अपॉन बी, मतलब अनुपात निकालना है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 2 संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य के 6 गुना है, तो दर्शाइए कि जो अनुपात है, दर्शाइए कि संख्याएं इतने और इतने के अनुपात में होगा। संख्याओं का अनुपात निकालना है, तो इसमें a अपॉन बी आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से यहाँ पर जो संख्याएं हमने क्या माना था a और b माना था, जो संख्याएं हैं उनको हमने a और b माना था। अब इन संख्याओं का अनुपात निकालना है। इसको जब सॉल्व किया है तो a और b का मान हमने समीकरण 3 और समीकरण 4 हमने a और b का मान निकाल दिया है। अब अनुपात निकालना है तो a अपॉन b आ जाएगा। तो a का मान यहाँ पर क्या है रूट ए बी, 3 प्लस 2 रूट 2 ऐसे, और 4 में क्या है रूट ए बी, यहाँ पर 3 माइनस 2 रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो a अपॉन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, ये आ गया है। अब हमें जो क्वेश्चन में सिद्ध करना था वो हमें क्या हो गया प्राप्त हो गया। तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, a अनुपात b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अनुपात 3 माइनस 2 रूट 2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो जो हमें निकालना था इस तरीके से, ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 29 में क्या है, यदि a तथा g 2 धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस रूट a प्लस जी a माइनस जी है। तो इसमें इस चीज़ को हमें सिद्ध करना है, a और g क्या है 2 धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है a और g। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 संख्या a तथा b है, इसको हमने क्या किया है मान लिया है। अब इसमें बोला गया है कि a तथा g क्या है धनात्मक संख्याओं के बीच समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है यहाँ पर क्या है धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है a है। यहाँ पर समांतर माध्य क्या है a है। तो 2 संख्याओं का समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है
दो संख्या ए और बी है तो इनका योग बट्टा 2। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो संख्या अगर ए और बी है तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बट्टा 2। किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, गुणे बट्टे में है तो ये गुणे में हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ है, दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य क्या है, जी है। तो दो संख्या ए और बी है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, रूट ए बी इक्वल टू जी। अब यहाँ पर अगर रूट को अगर हम हटाएंगे तो वो इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर में बदल जाएगा, तो ए बी इक्वल टू जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर दूसरा। अब इसमें समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम ए का मान निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू 2a कैपिटल है। अब यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे तो 2a और ये b इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का b हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 3। अब इस a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो a का मान है इसमें रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a के जगह पे हम 2a माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा b इक्वल टू, इस a का मान यहाँ पर रख दिया है इक्वल टू जी स्क्वायर। यहाँ से b को अंदर गुणा कर देंगे तो 2ab माइनस b को b से गुणा करेंगे b स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो इन दोनों चीज़ों को इक्वल के इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का b प्लस में हो जाएगा, तो b स्क्वायर ये जो चीज़ है ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2ab और यहाँ पर जी स्क्वायर। अब दोनों चीज़ अगर इक्वल के इधर आ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 ले देंगे। अब यहाँ से ये हमारा क्या है, b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर प्लस का जी स्क्वायर है, तो ये एक द्विघात समीकरण बन गया है। जब ये द्विघात समीकरण है तो श्री धराचार्य नियम से हम यहाँ पर b का मान निकालेंगे। जैसे कि ये हमारा रफ पार्ट है, एग्जाम्पल के लिए ये हमारा क्या द्विघात समीकरण है, तो इसका x का मान निकालने के लिए श्री धराचार्य का नियम से हम x का मान निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाए, माइनस का b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। सेम यहाँ पर हमें क्या किसका मान निकालना है, b का मान निकालना है। तो b का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें a क्या है, यहाँ पर a मतलब a b और c क्या होता है, इसका गुणांक होता है। ये a का गुणांक है एक्स स्क्वायर, b यहाँ पर x का गुणांक होता है, c यहाँ पर अचर पद होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर a यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, b यहाँ पर क्या हो जाएगा, b यहाँ पर है माइनस का 2a और यहाँ पर c इक्वल टू क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, इसको हमें रखना है। तो यहाँ पर जो b है ये हमारा इसका गुणांक है, जो द्विघात समीकरण से हम गुणांक निकालते हैं, ये हमारा क्या है गुणांक, द्विघात समीकरण का गुणांक है। और यहाँ पर जो a b जो है वो अलग है, यहाँ पर हमने संख्याएं मानी थी वो है। अब यहाँ पर b इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का b यहाँ पर क्या है माइनस का 2a माइनस का b प्लस माइनस रूट में यहाँ पर क्या हो जाएगा b स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c यहाँ पर जी स्क्वायर, फिर अपॉन 2a, 2 इंटू a 1 है। जब इसको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस रूट में 2 दूनी 4 a स्क्वायर और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 4 जी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या है 2, यहाँ से रूट इसको अगर और सॉल्व किया जाएगा तो 2a प्लस माइनस 4 अंदर यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर यहाँ पर अपॉन 2,
ये हमारा बी का मान निकल गया है। अब यहाँ से अगर b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस √4 का मान क्या होता है 2, बाहर निकल जाएगा, मतलब अलग अलग रूट ले लेंगे, √4 और रूट मतलब a² माइनस g², तो √2 का 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचा है a² माइनस g², और यहाँ पर अपॉन 2, दोनों में 2 है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा a प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया है तो बचेगा a² g² अपॉन 2, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो b का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, b का मान यहाँ पर हो जाएगा a प्लस माइनस a² माइनस g² आ जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है b का मान। अब यहाँ पर b का 2 मान है, एक प्लस में है एक माइनस में है। केस फर्स्ट में यहाँ पर प्लस में ले लेंगे, b को प्लस में ले लेंगे तो b इक्वल टू a प्लस √a² माइनस g²। अब यहाँ पर समीकरण 3 से, समीकरण यहाँ पर ये जो 3 है, समीकरण 3 में हम यहाँ पर समीकरण 3 में b का मान रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, तो a इक्वल टू 2a माइनस ये पूरा a प्लस √a² माइनस g², यहाँ पर a इक्वल टू 2a माइनस का a प्लस माइनस माइनस रूट में a² माइनस g² हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 माइनस करेंगे तो a माइनस का √a² माइनस g² हो जाएगा। ये हमने a का मान निकाल दिया है। अब यहाँ पर तो इसमें b का मान प्लस लेके हमने a का मान निकाल लिया है। अब केस सेकंड में क्या हो जाएगा, b का मान हम क्या करेंगे a माइनस ले लेंगे, a माइनस रूट का a² माइनस g²। अब इसमें जो b का मान समीकरण 3 में सेम हमें वैसे ही इसको सॉल्व करना है, तो समीकरण 3 से हम इसको रखेंगे, तो यहाँ पर a इक्वल टू 2a माइनस का b यहाँ पर क्या हो जाएगा a माइनस √a² माइनस g² है। अब यहाँ पर 2a माइनस का a माइनस माइनस प्लस रूट में a² और यहाँ पर माइनस g² है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है a के सामने, यहाँ पर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब a आएगा, 1a मतलब a, फिर यहाँ पर प्लस में a² g² रूट में आ जाएगा। केस 1 और केस सेकंड में हमने जो b का मान है प्लस और माइनस में लिया है, तो प्लस में लेने के बाद जब प्लस में लिया है तो a का मान क्या आया a माइनस रूट में a² माइनस g² है। केस सेकंड में जब b का मान माइनस में लिया है तो उसमें a का मान क्या आया a इक्वल टू a प्लस √a² माइनस g²। तो यहाँ पर a का मान माइनस में आ रहा है और यहाँ पर प्लस में आ रहा है, तो इसमें जो दो संख्याएं हमें निकालनी थी, इसमें हमें सिद्ध क्या करना था कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस माइनस रूट में a प्लस g a माइनस g, ये हमें सिद्ध करना था। तो इसमें जो a का मान आ रहा है, a का मान दोनों में क्या आ रहा है लिखेंगे हम, अतः संख्या यहाँ पर क्या आ रहा है दोनों केस में, यहाँ पर आ रहे हैं संख्या यहाँ पर a प्लस माइनस, क्योंकि इसमें माइनस में आ रहे हैं और इसमें प्लस में आ रहा है, तो a प्लस माइनस दोनों एक साथ लिख लेंगे, √a² माइनस g²। तो यहाँ पर a प्लस भी a माइनस भी इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a प्लस माइनस रूट में a प्लस g a माइनस g, जो हमें संख्या सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या है, जो संख्या हमें सिद्ध करना था a प्लस माइनस रूट में a प्लस जी a माइनस जी, इस तरीके से हमें इसको सिद्ध करना था। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30 को सॉल्व करते हैं।
अब इसमें प्रश्न नंबर 30 में बोला गया है कि किसी कल्चर में बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटे बाद क्या होगा। तो इसमें बोला गया है कि प्रत्येक घंटे के बाद वो दुगना हो जाता है। अगर प्रारंभ में 30 बैक्टीरिया उपस्थित हैं, प्रारंभ में यहाँ पर क्या है 30 बैक्टीरिया हैं, तो यहाँ पर दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद क्या होगा उसको हमें निकालना है। तो इसमें क्या है मतलब प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया है, ये प्रश्न में दिया है। और इसमें बोला गया है कि प्रत्येक घंटे पश्चात दुगनी हो जाती है। तो यहाँ पर 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा दुगनी, मतलब 30 का दुगना यहाँ पर क्या हो जाएगा 60। फिर 1 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 1 घंटे बाद 60 का दुगना हो जाएगा। तो इस 1 घंटे बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 का दुगना यहाँ पर 120। उसके बाद उसका दुगना हो जाएगा 240 हो जाएगा। फिर इसका दुगना हो जाएगा 1 घंटे बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 480। इस तरीके से हो जाएगा, मतलब 1 घंटे बाद। तो ये हमारा प्रारंभिक स्थिति है। ये जो 60 है ये क्या है 1 घंटे बाद है। ये जो 60 है ये 1 घंटे बाद है। इसके बाद यहाँ पर ये जो 120 है ये 2 घंटे बाद हो रहा है। फिर यहाँ पर इसके बाद 224 ये 3 घंटे बाद है और ये चौथे घंटे बाद है, 4 घंटे बाद है। इसमें बोला गया है कि दूसरे, चौथे और nवें घंटे बाद क्या होगा, मतलब बैक्टीरिया की संख्या क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या क्या हो जाएगा। ये तो प्रथम स्थिति है, तो 1 घंटे बाद 60, 2 घंटे बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 2 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 घंटे बाद है, ये 2 घंटे बाद है, 120 हो जाएगा। फिर इसमें बोला गया चौथे, तो यहाँ पर 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या, 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या ये 1, 2, 3, 4 घंटे बाद 480 हो जाएगा। अब इसमें बोला गया nवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या हमें निकालना है। nवें घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या हमें निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है, पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा और 5वां पद है। तो इसमें nवें घंटे बाद क्या हो जाएगा, इसमें क्या है जो प्रथम पद है 1 घंटे बाद उसका मतलब 1 ज़्यादा है, मतलब ये जो प्रथम पद है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाएंगे तो ये 1 घंटे बाद इतना होगा 60 होगा। फिर 60 के बाद जो 120 है ये 2 घंटे बाद हो रहा है। फिर यहाँ पर ये 3 घंटे बाद हो रहा है, 4 घंटे बाद हो रहा है। तो nवें घंटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो nवां घंटा होगा वो इसके पद से 1 कम होगा, मतलब जो उसका पद है उससे 1 कम होगा, मतलब ये दूसरा पद है लेकिन ये 1 घंटे बाद वाला है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो nवें घंटे होगा वो उसके n पद से 1 कम हो जाएगा। तो इसमें हमें n घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या निकालना है। तो an का जो फार्मूला होता है an+1 हो जाएगा, क्योंकि जो n यहाँ पर जो पद है वो 1 ज़्यादा है, मतलब ये प्रथम है, फिर ये द्वितीय पद है, तृतीय पद है, लेकिन 1 घंटे बाद कब हो रहा है, मतलब 1 घंटे बाद उसका मतलब जो 1 घंटे बाद वो उसका दूसरा पद हो रहा है, 2 घंटे बाद तीसरा पद हो रहा है,
तो n घंटे बाद क्या हो जाएगा, उसका एक पद ज़्यादा हो जाएगा। मतलब पद तो यहाँ पर ज़्यादा है, ये प्रथम पद है, दूसरा पद है, लेकिन दूसरा जो पद है वो 1 घंटे बाद है। इसी तरीके से n पद क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, क्योंकि उसका जो एक पद है उससे ज़्यादा है। यहाँ पर घंटों की संख्या क्या है, उसके एक पद से, पदों की संख्या से एक ज़्यादा है। इसमें n बार निकालना है तो n+1 हो जाएगा। अब इसमें n इक्वल टू क्या है, n+1 है। अब an का जो फार्मूला होता है a⁻n -1 होता है। यहाँ पर a⁻n -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली n बचेगा। a यहाँ पर क्या है, 30 है, और r यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको जब डिवाइड किया जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 की घात n। यहाँ पर a कितना हो जाएगा, 30, r कितना हो जाएगा, 60/30, तो r = 2 हो जाएगा। इस तरीके से इनको रखा है तो n घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 × 2 की घात n। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें इसको निकालना है। यहाँ पर इसको और एक बार हम समझ सकते हैं कि जो ये n यहाँ पर है, n घंटे बाद बैक्टीरिया की संख्या यहाँ पर n+1 कैसे आया। यहाँ पर अगर देखा जाए, ये हमारा पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, लेकिन जो पदों की संख्या है और घंटा यहाँ पर क्या है, जो दूसरा पद है ये हमारा 1 घंटे बाद का बैक्टीरिया है। जो तीसरा पद है वो 2 घंटे बाद का बैक्टीरिया है। कहने का मतलब यहाँ पर घंटा और अगर जो पदों की संख्या उसको देखा जाए तो यहाँ पर 2 घंटा किसके बराबर है, 2 घंटा यहाँ पर जो तीसरा पद है, तीसरे पद बराबर होगा 2 घंटा, मतलब 1 कम। तो यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो हमारा जो घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, 1 कम है। या तो यहाँ पर देखा जाए पदों की संख्या क्या है, जो घंटा है वो पदों की संख्या 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, nवें घंटे अगर देखा जाए तो जो पदों की संख्या है तो n+1 हो जाएगा। अब जो an का फार्मूला होता है a⁻n -1 से +1 कैंसिल हो गया तो n आ जाएगा। और यहाँ पर a यहाँ पर 30 है, r यहाँ पर 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31। इसमें बोला जा रहा है कि 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 10 वर्षों बाद क्या हो जाएगी, ज्ञात कीजिए। तो इसमें 10 वर्ष बाद का हमें निकालना है। 500 रुपये यहाँ पर धनराशि है, जो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, 500 रुपीज़ है। यहाँ पर वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है, और यहाँ पर टाइम कितना है, 10 वर्ष तक है। तो उसको हमें ज्ञात करना है कि 10 वर्ष बाद उसका जो यहाँ पर जो धनराशि होगा, चक्रवर्ती ब्याज मतलब 10 वर्ष बाद क्या होगा उसको हमें निकालना है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि मतलब 500 रुपये धनराशि 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 10 वर्ष बाद क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है यहाँ पर 500 है, फिर उसका 1 महीने में जैसे कि कुछ भी ब्याज होगा, जैसे 1 महीने में 100 रुपये है, माना कि 1 महीने में 100 रुपये है, तो 100 रुपये का भी जो ब्याज इसमें लग रहा है उस ब्याज का भी ब्याज, उसे बोला जाता है चक्रवर्ती ब्याज। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 500 रुपये धनराशि का वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कितना % है, 10% है, मतलब 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज है। तो इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट 500 है। अब 500 का हमें 10% निकालना है, तो 500 का 10% मतलब बट्टा 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर 5 और 10 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 50। 5 को 10 से गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब इसमें इन 50 को क्या करेंगे, जो वार्षिक
जो प्रिंसिपल अमाउंट है मतलब 500 है उसमें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज है। जो 50 रुपये आ रहा है ये हमारा क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज को भी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें ऐड किया जाता है। तो इसमें जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 550 आ जाएगा। अब इसमें 550 का भी 10% निकालना है। तो 550 का 100%, 550 का 10% निकालना है। तो 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर 55 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 55 को 1 से गुणा करेंगे तो 55 आएगा। अब 55 को इसमें ऐड करना है। तो 55 को जब इसमें ऐड किया जाएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, तो यहाँ पर 605 रुपये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे निकाल सकते हैं। और इसमें बोला गया है कि 10 वर्ष बाद ज्ञात कीजिए, 10 वर्ष बाद ज्ञात करना है। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा जीपी है या नहीं। तो यहाँ ये क्या है, हमारा प्रथम पद क्या है, 500 है। अब आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू A2 अपॉन A1 होता है। A2 क्या है, यहाँ पर 550 बट्टा 500 हो जाएगा। 0 से 0 कट कर देंगे, यहाँ पर क्या है 50 है, ऊपर 55 है। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ हम A3 अपॉन A2 भी निकाल के देखेंगे। इसको इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 605 बट्टा 550, इसको जब डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और यहाँ पर 0। अब यहाँ पर ये 11 बार डिवाइड हो जाएगा, 11 से 11 कम 11, 11 कम 11, यहाँ पर 10 बार डिवाइड हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है, 11 बट्टा 10। तो इसमें A2 अपॉन A1, A3 अपॉन A2 दोनों हमारा क्या आ रहा है, 11 बट्टा 10। मतलब जो आर है वो हमारा सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये AP है। लिखेंगे यहाँ पर आता है, यह GP है, AP सॉरी, यहाँ पर आता है ये है गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब GP है। जब ये GP है तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद का हमें निकालना है। तो 10 वर्ष बाद, 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है। तो हमें 11वां पद निकालना है, कहने का मतलब। तो यहाँ पर A11 क्या हो जाएगा, AN वाले फॉर्मूले से AR की पावर n-1 होता है। n यहाँ पर 11 है, n यहाँ पर 11 है, 11 - 1, तो AR की पावर 10 आ जाएगा। A की वैल्यू हम रखेंगे, A यहाँ पर है 500 और R क्या है यहाँ पर 11 बट्टा 10 है। 0 से 0 कट कर देंगे, आ जाएगा यहाँ पर 50 गुणा 10। इनको गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको जब सॉल्व किया जाएगा, यहाँ पर R की पावर 10 है, यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा, R की पावर यहाँ पर 10 है। 500 मल्टीप्लाई यहाँ पर 11 अपॉन 10 के पावर 10 हो जाएगा। 11 अपॉन 10 की पावर मतलब 10 हो जाएगा। इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, इसका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर इसका आंसर हम छोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, 10 वर्ष के बाद का हमारा चक्रवर्ती वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज कितना हो जाएगा, इतने रुपए हो जाएगा। ये इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य एवं गुणोत्तर माध्य क्रमशः 8 तथा 5 है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 8 और 5 दिया हुआ है। द्विघात समीकरण हमें निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण का मूलों के समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है। तो मूल यहाँ पर हम मानेंगे कि माना द्विघात समीकरण का मूल यहाँ पर क्या है, अल्फा और बीटा मान लेंगे। यहाँ पर मूलों को हम मान लिया है। अब यहाँ पर दिया है कि समांतर माध्य मूलों का समांतर माध्य यहाँ पर दिया है 8 है। समांतर माध्य का जो फार्मूला होता है,
अगर दो मूल अल्फा और बीटा है तो उनको जोड़ के 2 से भाग लगा दिया जाता है, तो वो हमारा समांतर माध्य हो जाता है। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ये हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला है। इक्वल टू 8 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 8 से गुणा हो जाएगा, तो 8 गुणा 2, इस तरीके से 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। एज इट इज़ हमें क्या करना है, इसमें दिया है और इसमें भी दिया है, दूसरा दिया है मूलों का गुणोत्तर माध्य। मूलों का गुणोत्तर माध्य है 5। गुणोत्तर माध्य का जो फार्मूला होता है, रूट में ए बी मतलब अल्फा बीटा हो जाएगा, इक्वल टू 5 है। जो रूट है वो इक्वल किधर आएगा, तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर, अल्फा बीटा इक्वल टू 25 आ जाएगा। ये है समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है, जो जनरल फॉर्म होता है, यहाँ पर द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है का व्यापक रूप। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा मूलों का योगफल गुणा एक्स, फिर आ जाएगा प्लस मूलों का गुणनफल। एक्स स्क्वायर है माइनस मूलों का योगफल। मूलों का योगफल यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा मूल है, इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 16x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या है, 25 है। और यहाँ पर द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या था, द्विघात समीकरण निकालना था। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर जो ये फार्मूला है, ये क्लास 10th में हमने सीखा है कि द्विघात समीकरण का जो, अगर द्विघात समीकरण हमें निकालना है, उसमें मूलों का योगफल और गुणनफल अगर हमें पता है, तो द्विघात समीकरण इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो इस तरीके से हमने प्रश्नावली 8.2 को कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम विविध उदाहरण को सॉल्व करेंगे, विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।